हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर इसी ईयर का है। तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाएं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस भी कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप वहां पर से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। शॉर्ट में बता रहा हूं। यहाँ पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 33 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सेक्शन ए में ना 16 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, 1-1 मार्क वाले। उसके बाद सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स वाले। सेक्शन डी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स वाले। और सेक्शन ई में ना 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स वाले। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। अब चलिए क्वेश्चंस को देखिए। आप लोग एक पेन पेपर लेकर के बैठिए एंड हो सके तो सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो साथ ही साथ करते चलिए, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करके नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन पेपर मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, आपके प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन फिर भी अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी जल्द ही दे दूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन पेपर होगा और छोटा छोटा हिंट्स मैं आपको हर क्वेश्चन में देता चलूंगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा एटम को अपने अंदर कंटेन करके रखेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आप लोगों को याद होगा। आप लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको वेट दिया गया है उसको उस एटम के मास से डिवाइड कर देंगे, उससे आपको मोल मिल जाएगा। मोल को फिर हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके ये पता कर लेंगे कि उसमें कितने एटम्स है। तो बस यही प्रोसेस आप इसमें फॉलो कीजिए। जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मोल्स आएंगे, उसमें उतना ज्यादा एटम्स होगा, क्योंकि जब हम एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 36 ग्राम mg, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 3 मोल आएगा। उसी हिसाब से Na है 46 ग्राम, तो उसको हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आएगा। उसी हिसाब से हम लोग कैल्शियम को क्या करेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मोल आएगा। एंड लास्ट में हीलियम को हम लोग कर देंगे तो फिर हीलियम का अपना मोल आ जाएगा। और जब मोल आ जाएगा तो हम लोग उसको एटम निकाल के जो भी आपको यहाँ पे टिक करना है वो हम लोग कर सकते हैं। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 5th ऑर्बिट इज, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है तो बोहर थ्योरी के हिसाब से उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इथेनॉल वाटर मिक्सचर इज 0.25, हेंस परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट ऑफ द मिक्सचर इज। यहाँ पे बोला गया है कि मोल फ्रैक्शन जो इथेनॉल का है ना इथेनॉल वाटर के मिक्सचर में वो 0.25 है। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उसका परसेंटेज कितना होगा उस पूरे मिक्सचर में, यानी परसेंटेज ऑफ इथेनॉल बताना है, वेट के हिसाब से पूरे मिक्सचर में कितना होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ्स और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हाइड्रोजीनियम सल्फेट। अब यहाँ पे बोला गया है कि नाइट्रोजन का मास परसेंटेज क्या होगा हाइड्रोजीनियम सल्फेट में। अब यहाँ पर आप लोग पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इसका मोलर मास पहले ही दे दिया गया है जो कि 162.2 ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें नाइट्रोजन कितना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन इस पूरे कंपाउंड में 4 है। तो अब आप लोग क्या करोगे, नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है यानी कि उसका जो एटॉमिक मास होता है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे पहले तो, और उसको इस पूरे कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग खुद से करके देखिए, मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूं। लेकिन अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सिक्स्थ है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल व्हिच हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 0.1 नैनोमीटर। आपको यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया गया है पार्टिकल का, उसका मोमेंटम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा जो है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अबव कंपाउंड्स। आपको ऊपर कुछ नीचे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा सही है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 इज प्रेजेंट ड्यू टू, यानी कि यहाँ पे B2 का आपको बोला गया है कि B2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमें क्यों देखने को मिलता है, आखिर उसके पास ऐसा क्या होता है। तो ये कहाँ से क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन है। अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर याद है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर MOT का डायग्राम बना लेंगे एंड फिर आप लोग इस क्वेश्चन को करके दिखा देंगे। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, वो आपको यहाँ पर पूछा गया है।
11th क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2 टाइम्स NH3। यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया गया -92.4 किलो जूल पर मोल। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस इज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, जहाँ पे 1 मोल का फॉर्मेशन हो, तो अगर 2 मोल के फॉर्मेशन के लिए आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन इतना दिया गया है तो 1 मोल के फॉर्मेशन का कितना होगा वो आप लोग इजिली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 12th क्वेश्चन है द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+, NO3- NH4+ रिस्पेक्टिवली आर एक्सपेक्टेड टू बी। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर ना आप लोग को नाइट्रोजन का क्या बताना है, किस टाइप का उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग इसको इजीली देख सकते हैं कि पहले वाले का तो sp होगा, ये बात हमको क्लियर है, और लास्ट वाले का sp3 होगा। तो जिस भी ऑप्शन में हमको ये दिखेगा हम उसको टेक कर देंगे। तो ऑब्वियस सा बात है इसमें ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि बीच वाले का क्या हो जाएगा, बीच वाले का हो जाएगा sp2, क्योंकि निगेटिव चार्ज के चलते नाइट्रोजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 13th क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। 13 से आगे जो भी क्वेश्चन है MCQ वो ऐसे ही है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान के रखना है असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, अगर कोई एक भी स्टेटमेंट गलत है तब तो आपका आंसर आ गया, लेकिन अगर किसी भी हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, दोनों रिलेटेड भी है या फिर नहीं है, तब फिर आपका वो पूरा आंसर ही आ जाएगा। जैसे कि पहला देखिए, मोलैलिटी इज प्रेफर ओवर मोलैलिटी इन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दिखाने के लिए मोलैलिटी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है मोलैलिटी की तुलना में। दूसरा रीजन यहाँ पे दिया गया है, मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर व्हाइल मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, वहीं पर जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रीजन यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि मोलैलिटी तो नहीं, लेकिन मोलैलिटी जरूर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि मोलैलिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा जाए, देखा जाए कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर हाँ है तो फिर आगे बढ़ेंगे, और नहीं है तो भाई दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्यों, जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आगे दिमाग ही क्यों लगाना, ठीक करेंगे आगे बढ़ेंगे। ओके, इसी हिसाब से आप लोग बाकी आगे के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको असर्शन रीजन जो है उस टाइप का थोड़ा हार्ड लगे। लेकिन जो जेईई मेंस की तैयारी करते हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि वो इस टाइप के क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज में करते रहते हैं, जिससे उनका रिवीजन अच्छा होता है। तो जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी करके जाना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप अच्छा मार्क्स जरूर लेकर के आएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अभी फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, अभी से भी अच्छा प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आप फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। आई होप आप लोगों ने सारे के सारे असर्शन रीजन को देख लिया होगा। अब हम लोग का आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया गया है। ओके, 2-2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला गया है 17 क्वेश्चन में, राइट द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 118 एंड प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको यहाँ पे IUPAC नेम लिखना है ऐसे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है 118 एंड वो किस जगह पर होगा, उसके पोजीशन को भी आपको भी प्रिडिक्ट करना है। तो इसका नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या हो जाएगा, अनऑक्टियम, एंड इसका पोजीशन जो होगा वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ये कहाँ पर है। 18th क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको रीजन देना है। जैसे कि पहला है BF3 मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट ऑल्दो BF बॉन्ड्स आर पोलर। BF3 मॉलिक्यूल जो है उसका डायपोल मोमेंट 0 है, लेकिन BF बॉन्ड्स जो है वो तो पोलर है, लेकिन डायपोल मोमेंट से 0 क्यों है वो आपको बताना है। उसके बाद बी है द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज पिरामिडल, यानी कि NH3 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसी में और करके देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अगर आपको 18th का ऊपर का दोनों क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे का दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। गिव करेक्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्या है, ऑल द कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन CO3 नेगेटिव आर इक्विवेलेंट। तो सारे के सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स यहाँ पे इक्विवेलेंट क्यों है, ऑब्वियस बात रेजोनेंस होता है इसके पीछे का रीजन, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बी है बॉन्ड एंगल इन NH3 इज मोर देन इन H2O, यानी कि NH3 में जो बॉन्ड एंगल है वो H2O से ज्यादा है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो आई होप आप लोग को इसका भी आंसर आता होगा, क्योंकि H2O में हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर रिपेल करके दोनों बॉन्ड्स को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चपटा कर देते हैं, एंड दोनों के बीच का जो एंगल है वो कम हो जाता है। लेकिन NH3 के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही बॉन्ड पेयर है, तो उतना रिपल्सन H2O की तुलना में उसमें कम होता है। उसके बाद इसी में देखिए 19th क्वेश्चन है, सो बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट Na2O इज बेसिक ऑक्साइड एंड Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पे आपको वाटर के साथ रिएक्ट करके दिखाना है कि Na2O जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, वहीं पे
Cl2O7 जो है वो एसिटिक ऑक्साइड है। इसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए, 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू यील्ड वाटर। देन यहाँ पे बोला गया कि 3 ग्राम H2 जो है वो 29 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करके पानी बनाता है, तो इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है वो आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले ये रिएक्शन पता होना चाहिए, क्या होता है रिएक्शन, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O। ये रिएक्शन आप सभी लोगों को पता होगा एंड उसी बेसिस पे आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 21st क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स है वो आपको फाइंड करना है। अब ध्यान रखिएगा, हर एक पाई बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता ही है। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, बस आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और इस कंपाउंड को खोल करके लिखिएगा, ऐसा नहीं कि CH3 को एक बॉन्ड जोड़ दिए, नहीं, वहां पे C और H का बॉन्ड है, सारे के सारे सिग्मा है, इसलिए उसको खोल करके अच्छे से लिखिएगा, तभी आपका आंसर जो है वो सही आएगा। बच्चों सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन पेपर आसान होता है, आप पढ़ के नहीं जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करके जाते, इसीलिए आपको हार्ड लगता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को करके जाएंगे तो आप देखेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं एंड आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को करके जाइएगा। एंड मैं आपको जो बाकी क्वेश्चन पेपर्स भी दे रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स फिजिक्स का, उसको भी आप लोग करके जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको इंग्लिश, CS और बाकी जो भी सब्जेक्ट है सभी के क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, उनको आप लोग एक बार देख करके जाइए, आपको फायदा होगा। उसके बाद आता है सेक्शन सी। अब यहाँ पे सेक्शन सी में क्या बोला गया है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया गया है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो 3-3 मार्क्स वाले हैं। तो आई होप आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इनको डिस्कस करने से वीडियो लंबा हो जाएगा एंड इनमें हिंट्स की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पूरा का पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से करिए। सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। पहले वाले में आपको क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाना है, CH3OH का कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पे हेस लॉ जानते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और नहीं जानते हैं तो फिर हेस लॉ पहले पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा। उसके बाद 23rd क्वेश्चन में बोला गया है कि CO2 और H2O दोनों के दोनों जो है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन वहीं पे H2O का जो शेप है वो बेंट फॉर्म में है, वहीं पे जो CO2 है वो लीनियर है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो अब ये सवाल है, हम लोग जानते हैं कि CO2 में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, जो कि रिपेल करके क्या करता है, उसको बेंट फॉर्म में चेंज कर देता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको SF4 का जो है ना शेप बताना है और आपको उसको ड्रॉ भी करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सल्फर जो है अगर 4 फ्लोरीन उसे जुड़े हुए रहेंगे तो उसके पास 1 लोन पेयर बचेगा, बस वहां पर से आप यहाँ पे इसका शेप बता सकते हैं कि इसका जो शेप होगा वो किस प्रकार का होगा। इसका जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। उसके बाद 24th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन एंड 27th क्वेश्चन, ये आप लोग देख लीजिए। मैं यहाँ पे इनका हल्का सा भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंपेरिकल फॉर्मूला ये सब वाले क्वेश्चन है, हुन्स रूल ये सब का डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, तो वो तो आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। एंड कुछ क्वेश्चन आपसे पीरियोडिक टेबल से पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है एंड पॉसिबल रीजन आपको देना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, नॉर्मल गैस का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो सबसे हाई क्यों होता है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियस आप इसमें अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है नॉर्मल गैस का वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसीलिए उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी काफी ज्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 28 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ स्पीसीज दिए गए हैं और यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा कॉमन है, कौन चीज कॉमन है वो आपको बताना है, और दूसरा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई में आपको अरेंज भी करना है। तो हम लोग सभी जानते हैं जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो साइज होता है वो उतना ज्यादा छोटा होता है, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होता है उसका जो साइज होता है वो उतना ज्यादा बड़ा होता है। बस आप अरेंज कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पर से निकल करके आ जाएगा। अब अगला आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में मैं आपको पहले ही बताया कि सेक्शन डी के जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग इनको देखते हैं कि क्या क्या केसेस आपको दिए गए हैं। पहले आप केस को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए केस आप आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन देखिए, आपको सीपी और सीवी के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो हम लोग सभी जानते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। उसके बाद बी है डिफाइन मोलर हीट कैपेसिटी, आपको मोलर हीट कैपेसिटी को यहाँ पे डिफाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर 1 kg वाटर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट आपको दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो आपको कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको देना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक हीट यहाँ पर दिया गया है।
तो हम लोग सभी जानते हैं इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो सिंपल सा लगेगा, ms डेल्टा टी। टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है 20 का, स्पेसिफिक हीट आपको दिया गया है, मास आपको 1 kg दिया गया, आपका इजिली यहाँ पर से आंसर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वो ये है, तो आपको यहाँ पर यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल एन जी आर टी। तो बस वहां पर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस सेक्शन का क्या है, फिर से आपको एक यहाँ पर केस दिया गया है एंड उसके बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप लोग इसको खुद से पढ़िए केस को एंड इसके जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए वो सारे 5-5 मार्क्स वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 31st क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करके दिया गया है, यहाँ पर आपको ना 6 क्वेश्चन दिए गए, 5 का आपको यहाँ पर आंसर करना है। जैसे कि पहले वाले में आपको क्या दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दिया गया है ब्लड में 0.9 ग्राम पर लीटर। अब आपको यहाँ पे मोलैरिटी निकालना है। उसी हिसाब से दूसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला, आप लोग सारे को देखते चलिए, काफी आसान क्वेश्चन है, 1-1 मार्क का है सारा, तो आप आसानी से इनका आंसर जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना तो इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और हाइप हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ये वीडियो जो है बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंचता है, हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अब देखिए 32nd क्वेश्चन, ऑक्टेट टूल को डिफाइन करना है एंड ऑक्टेट टूल के 2 लिमिटेशंस आपको बताने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट टूल एक्सप्लॉइट होता है, हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो ऑक्टेट टूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिनको हम लोग हाइपरवेलेंट कहते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हाइपोवेलेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ओजोन मॉलिक्यूल का आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ना ओजोन मॉलिक्यूल वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जामिनेशन में आता है, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन, आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसी में और करके दिया गया है कि आपको क्या करना है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसके लिए आपको एमओटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद इसी में देखिए बी करके बोला गया है कि आपको 2 डिफरेंस बताने हैं सिग्मा बॉन्ड के एंड पाई बॉन्ड्स के बीच में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन ई का, इसमें आपको बोला गया व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन व्हिच अलाउज द ऑर्बिटल जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, यानी कि एन का कौन सा लोएस्ट वैल्यू होगा जिसके चलते जी ऑर्बिटल जो है एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद है ड्रॉ द शेप ऑफ जी ऑर्बिटल व्हिच डज नॉट हैव 4 लोब्स, यहाँ पे आपको जो है ना बताना है एक ऐसा शेप बनाना है डी ऑर्बिटल का जिसके पास 4 लोब्स नहीं होते हैं। उसी में बी है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस एंड असाइन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देम, यानी यहाँ पे बोला गया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन आयंस का और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद सी में देखिए बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स फ्रॉम n = 7 टू n = 2 इन अ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन जो है n = 7 से लेकर के n = 2 तक जाता है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। और इसी में आपको एक क्वेश्चन और करके दिया गया है, यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n = 5 ऑर्बिट, यानी कि कितना एनर्जी हमें चाहिए होगा एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए अगर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो n = 5 ऑर्बिट में है तो। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे 3p ऑर्बिटल में वो कैलकुलेट कीजिए और एंगुलर नोड्स कितने होंगे 4d ऑर्बिटल में वो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और डी है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव द लो एनर्जी एंड वाई, यहाँ पे यानी पूछा गया है कि किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम एनर्जी होगा वो आपको बताना है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर बच्चों पूरा होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 11 हाफ ईयरली के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन दिखा दिए जो भी इस साल आ रहे हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा। आपके एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार का डेफिनेशन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो उनको आप लोग अच्छे से करके आइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।